हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एससीएस एजुकेशन के लाइव क्लास में। दोस्तों आज का लाइव क्लास जो है हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का है। ये दोस्तों हमारा चौथा पार्ट है। अगर दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में दोस्तों अगर आप क्लास को भी देखना भी जस्ट स्टार्ट किया तो हमारे क्लास को अंत तक देखें। उसके बाद दोस्तों अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप क्लास को शुरुआत से अंत तक देखें और अंत में दोस्तों आपको हम जो है बताएंगे कि आपको इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा। और दोस्तों मैं किसी भी टाइम आप लोग को अटेंडेंस बनाने के लिए कह सकता हूं, इसलिए दोस्तों आप लोग बी अलर्ट रहे और आप लोग क्लास के ऊपर फोकस करें। दोस्तों मैंने आज सुबह में आपके ग्रुप में एक मैसेज किया था जिसमें दोस्तों आप लोग को सिलेबस भेजे थे। उस सिलेबस को दोस्तों आप लोग टिकअप कर लीजिएगा जैसे जैसे हम पढ़ाना चालू करते हैं और जो जो चैप्टर आपका खत्म होते जाता है। इससे आप लोग को दोस्तों आप लोग का सिलेबस का अंदाजा लग जाएगा और कितना आपका बचा हुआ है ये सब आपको पता चल जाएगा। इसलिए दोस्तों मैं जो आपको सिलेबस भेजा हूँ आप लोग उसको प्रिंट आउट करा के अपने पास रखिए और उसके बाद उसको हमेशा टिक ऑफ करते रहे जब तक आपका एग्जाम नहीं आता। वो आपके दोस्तों एग्जाम तक आपका साथ देने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों हम लोग आज के क्वेश्चन को। आज का दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह का क्या महत्व है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन हमारा, रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह का क्या महत्व है। तो दोस्तों रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह का क्या महत्व है तो इसका हम परिभाषा जानते हैं। तो सबसे अगर क्वेश्चन पूछा इस चैप्टर से तो ये पूछ सकता है आपको कि हम रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह का प्रयोग क्यों करते हैं। एक क्वेश्चन पूछने का ये टाइप है कि हम रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह का प्रयोग क्यों करते हैं। या आपसे पूछ सकता है कि रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह का क्या महत्व है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे इसको हम आप जानते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, तीर चिन्ह निर्देशक चिन्ह होता है। दोस्तों तीर चिन्ह को हम क्या बोलते हैं, तीर चिन्ह निर्देशक चिन्ह होता है। इसे रासायनिक समीकरण में अभिकारक और प्रतिफल के मध्य जो है दोस्तों प्रतिफल की तरफ निर्देशित किया जाता है। दोस्तों तीर चिन्ह को किसके तरफ निर्देशित किया जाता है तो तीर चिन्ह के तरफ को प्रतिफल के तरफ निर्देशित किया जाता है। तीर चिन्ह दर्शाता है दोस्तों कि कौन पदार्थ अभिकारक है, अभिक्रिया करता है और कौन पदार्थ बनता है। तीर चिन्ह दोस्तों क्या काम करता है, तीर चिन्ह हमारा काम करता है कि कौन पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहा है और कौन पदार्थ जो है अभिक्रिया के बाद प्रतिफल के रूप में हमें बन रहा है। तो दोस्तों अगर हमसे पूछा है तो इसका दोस्तों हम इस प्रकार आंसर लिख सकते हैं। पहला लिखेंगे एक पॉइंट में तीर चिन्ह निर्देशक चिन्ह होता है। उसके बाद दोस्तों लिखेंगे इसे रासायनिक समीकरण में अभिकारक और प्रतिफल के मध्य प्रतिफल की तरफ निर्देशित किया जाता है। तीर चिन्ह दर्शाता है कि कौन पदार्थ अभिक्रिया करता है और कौन पदार्थ बनता है। जैसे दोस्तों एग्जांपल समझते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अभिक्रिया से जल बनता है, इसे समीकरण के रूप में किस प्रकार दर्शाया जाएगा। दोस्तों क्या क्वेश्चन हमारा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों गैस जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है दोस्तों, जल बनाता है। तो इसका हम समीकरण से भी लिख सकते हैं। तो समीकरण के रूप में इसको कैसे निरूपण करेंगे तो समीकरण के रूप में इस प्रकार निरूपण करेंगे कि दोस्तों हमारा हाइड्रोजन हो गया, ये दोस्तों हमारा ऑक्सीजन हो गया और ये दोस्तों हमारा जल हो गया। तो दोस्तों तीर चिन्ह को देखिए हम किसके तरफ दर्शाएं तो तीर चिन्ह को दोस्तों हम लोग प्रतिफल की तरफ दर्शाएं, क्योंकि ये हमारा प्रतिफल हुआ और तीर चिन्ह के इस तरफ जो है ये हमारा अभिकारक हो गया और ये हमारा प्रतिफल हो गया। तो तीर चिन्ह में आप लोग जान चुके हैं कि रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह का क्या महत्व होता है। इसको दोस्तों आप लोग ने जाना। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा तो मैं चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद कर रहे और आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगर दोस्तों अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपने दोस्तों को भी बताइए। चलिए दोस्तों अब हमने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है कि रासायनिक समीकरण लिखने की विधि क्या है अथवा किस अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण में कैसे लिखा जाता है। क्या दोस्तों क्वेश्चन हमारा, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि क्या है अथवा दोस्तों अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। पहला पूछ सकता है दोस्तों रासायनिक समीकरण लिखने की क्या विधि है अथवा दोस्तों संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है। दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपके कोई भी दोस्त अभी तक अगर क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो आप उसको जल्दी से मैसेज करके बोल दें कि हमारा क्लास चालू हो चुका है और वो क्लास को जल्दी से जल्दी अटेंड करें। क्योंकि दोस्तों मैं पीडीएफ अब उसी को दूंगा जो हमारे क्लास को अटेंड करते हैं, जो अटेंड नहीं करते हैं उसको मैं पीडीएफ नहीं दूंगा। इस क्वेश्चन को आप लोग दिमाग में बैठा ले। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे क्लास को आप इन तक देखें। मैं आपके साथ जबरदस्ती नहीं करता। अगर आपको क्लास हमारा अच्छा नहीं लगता है तो आप क्लास छोड़ के जा सकते हैं। कोई इसके साथ जबरदस्ती आप लोगों के साथ नहीं है। आप लोगों को अगर इसका पीडीएफ लेना है तो आप क्लास को इन तक बने रहें।
तो चलिए दोस्तों हम इसका आंसर जानते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि क्या है अथवा रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला काम हम करेंगे कि सर्वप्रथम अभिक्रिया में भाग लेने वाले दोस्तों अभिकारकों और प्रतिफलों का पता लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है दोस्तों? अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले अभिकारक, मतलब अभिकारक जो होता है जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और प्रतिफल जो बनता है, सबसे पहले हम उसका पता लगाते हैं। उसके बाद दोस्तों सेकेंड काम करते हैं, अभिकारकों के संकेतों या सूत्रों के तीर चिन्ह के बाईं तरफ तथा प्रतिफलों के संकेतों या सूत्रों के तीर चिन्ह के दाईं तरफ लिख दिया जाता है। तो संकेतों या सूत्रों को किसके तरफ लिखा जाता है? तीर चिन्ह के बाईं तरफ। दोस्तों तीर चिन्ह के, ये दोस्तों तीर चिन्ह हुआ, तो तीर चिन्ह के, ये दोस्तों हमारा तीर चिन्ह हुआ, तो हम तीर चिन्ह के बाईं तरफ जो है दोस्तों इस तरफ हम अभिकारक और प्रतिफल को लिखेंगे। सॉरी दोस्तों, इस तरफ हम अभिकारक को लिखेंगे और तीर चिन्ह के दाईं तरफ हम प्रतिफल को लिखेंगे। वही दोस्तों इसमें कहता है कि अभिकारकों को संकेतों या सूत्रों के तीर चिन्ह के बाईं तरफ तथा प्रतिफलों के संकेतों या सूत्रों को तीर चिन्ह के दाईं तरफ लिख दिया जाता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा तो आप इसमें 2 पॉइंट ऐसे करके लिख सकते हैं। और थर्ड पॉइंट दोस्तों, अभिकारकों एवं प्रतिफलों की संख्या 1 से अधिक होने पर, ध्यान समझ दोस्तों, अभिकारकों एवं प्रतिफलों की संख्या 1 से अधिक होने पर उनके संकेतों या अभिकारकों एवं प्रतिफलों की संख्या 1 से अधिक होने पर उनके संकेतों या सूत्रों के मध्य दोस्तों प्लस का चिन्ह दिया जाता है। और अंत में दोस्तों तीर चिन्ह के दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या को संतुलित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है दोस्तों? तो संतुलित कर दिया जाता है, तीर चिन्ह के दोनों तरफ के संतुलित कर दिया जाता है। तो यहाँ तक समझना आप लोगों को कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा तो आप इसमें 3 पॉइंट, एक इसमें दोनों तरफ अब पहले पता करते हैं अभिकारक और प्रतिफल को, और दोनों को दोस्तों तीर चिन्ह के बाएं, अभिकारक को तीर चिन्ह के बाएं तरफ और प्रतिफल को तीर चिन्ह के दाईं ओर रखते हैं। उसके दोस्तों अगर संख्या 1 से अधिक होती है तो दोनों के बीच प्लस चिन्ह का उपयोग करते हैं, उसका दोनों को हम संतुलित कर देते हैं। तो दोस्तों अभी तक हम 2 क्वेश्चन देख चुके हैं, अब हम थर्ड क्वेश्चन के और बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप लोग को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप जल्दी से हमें कमेंट करें। अगर नहीं दिक्कत हो रही है तो हम अपनी क्लास को अब आगे बढ़ाते हैं और 6 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा 6th क्वेश्चन है, दहन क्या है और दहन की आवश्यक शर्तों को लिखे। क्या है दोस्तों क्वेश्चन हमारा 6? दहन क्या है और दहन की आवश्यक शर्तों को लिखे। तो दोस्तों हम इसकी अब परिभाषा की ओर बढ़ते हैं और दहन क्या है और दहन की आवश्यकता शर्तों को हम जानते हैं। तो दहन दोस्तों वैसी ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा और प्रकाश की उत्पत्ति होती है उसे दहन कहते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि दहन क्या है और दहन की आवश्यकता शर्तों को लिखे, पूछा ही नहीं दोस्तों, पूछता भी है। दहन क्या है और दहन की आवश्यकता शर्तों को लिखे, पूछता नहीं है, पूछता भी है। तो इसका परिभाषा आप लोग अच्छे जानिए, वैसी ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया। कैसी दोस्तों? वैसी ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा और प्रकाश की उत्पत्ति होती है, मतलब ऊष्मा और प्रकाश दोनों की उत्पत्ति होती है, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? दहन। वैसी ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा और प्रकाश की उत्पत्ति होती है उसे दहन कहते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे दोस्तों C प्लस O2 इक्वल टू दोस्तों क्या हो गया? CO2 प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश। क्या दोस्तों? C प्लस O2 इक्वल टू CO2। दोस्तों कार्बन और ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे से मिला तो क्या बनाया दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब दोनों दोस्तों बनाया तो ये हमें ऊष्मा और प्रकाश दिया, तो इसको दोस्तों हम क्या बोलेंगे? दहन। क्या बोलेंगे दोस्तों? दहन। दहन में दोस्तों वैसी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है जिसमें ऊष्मा और प्रकाश की उत्पत्ति होती है, उसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? दहन। इसको जब यहाँ पर दहन यहाँ लिख देंगे दूसरे तीर चिन्ह के ऊपर हम क्या लिख देंगे एग्जाम्पल में? दहन। और उसके बाद दोस्तों मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों का जब दहन कराया जाता है तो दोस्तों मैग्नीशियम ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, तो दहन कराया तो हमें 2 MgO तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ और ऊष्मा और प्रकाश दोनों की प्राप्ति हुई। उसके बाद दोस्तों CH4 और O2 ये दोनों को जब अभी दहन कराए तो हमें दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊष्मा और प्रकाश दोनों की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों दहन क्या है? वैसी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब क्या हो गया दोस्तों? ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा और प्रकाश दोनों की उत्पत्ति होती है उसको दहन कहते हैं। इसमें दोस्तों ऑक्सीजन का संयोग हुआ, इसमें दोस्तों ऑक्सीजन का संयोग हुआ और इसमें भी ऑक्सीजन का संयोग हुआ, तो इसको दोस्तों हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो दहन का परिभाषा पूछा तो हम इतना लिख सकते हैं। अब इसके दोस्तों हम आवश्यक शर्तों को जानते हैं कि दहन की आवश्यक शर्त क्या है।
अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग जल्दी से कमेंट करें। अगर कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है और हमारी क्लास को देख रहे हैं तो आप भी जल्दी से कमेंट करें। और दोस्तों क्लास को अगर आप अभी से स्टार्ट किए हैं देखना तो क्लास को अंत तक अवश्य बने रहे, क्योंकि दोस्तों आपको समझने में बहुत ही अच्छा रहेगा और आप इसको अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों दहन की आवश्यक शर्तों को हम जानते हैं। तो दोस्तों दहन के तीन निम्नलिखित आवश्यक शर्त है। कितने दोस्तों? दहन के निम्नलिखित तीन आवश्यक शर्त होते हैं। पहला दोस्तों होता है दहन पदार्थ। मतलब दोस्तों पहला क्या होता है? दहन पदार्थ। मतलब दोस्तों दहन पदार्थ जैसे लकड़ी, केरोसिन, डीजल, एलपीजी इत्यादि की उपस्थिति। पहला क्या होगा दोस्तों? हमारा दहन पदार्थ। ये सब दोस्तों हम आगे अभी की क्लास में हम आगे जानेंगे कि दहन पदार्थ किसे बोलते हैं, ये सब हम आगे जानते हैं। सिर्फ आपको यहाँ अगर तीन शर्त आपसे पूछा तो इस क्वेश्चन का आप लिख सकते हैं, तो हम आपको उतना बता देते हैं। तो पहला क्या हो गया? दहन पदार्थ। दहन पदार्थ मतलब हो गया दोस्तों जो जलता हो, जैसे लकड़ी, केरोसिन, डीजल, एलपीजी इत्यादि। उसके बाद दोस्तों दहन के पोषक पदार्थ। क्या दोस्तों? दहन के पोषक पदार्थ जैसे वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति। क्या दोस्तों? दहन का पोषक पदार्थ में हो गया वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति। और थर्ड दोस्तों हमारा हो गया ज्वलन ताप की प्राप्ति। क्या दोस्तों हमारा थर्ड? ज्वलन ताप की प्राप्ति। तो दोस्तों दहन क्या है? तो दहन वैसी ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन होता है, उत्पत्ति होती है, उसे दहन कहते हैं। आपको मैंने तीन एग्जांपल दिया, आप उतना लिख देंगे। उसके बाद लिख देंगे आप दहन के निम्नलिखित तीन शर्त है। पहला दहन पदार्थ, दूसरा दहन के पोषक पदार्थ और तीसरा ज्वलन ताप की प्राप्ति। जो किसी पदार्थ का जलने का ताप होता है उसको हम लोग ज्वलन ताप करते हैं। इस सब के बारे में हम अभी आगे विस्तृत से जानते हैं। आप लोगों को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की और कोई दिक्कत हो तो आप हमें जल्दी से नीचे कमेंट करें। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम क्लास को अपना आगे बढ़ाते हैं। और क्लास का अटेंडेंस हम किसी भी टाइम आपसे ले सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करें और आप लोग हमारी क्लास को अंत तक देखते रहे। उसके बाद दोस्तों हम जानते हैं अब सेवन दहनशील पदार्थ, जिसको दोस्तों मैंने थोड़ा पहले बताया कि अब हम विस्तृत से इसको जानते हैं। तो विस्तृत से हम जानते हैं, पहले जानते हैं दहनशील पदार्थ। दहनशील पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ या दाह्य पदार्थ क्या है? क्या दोस्तों क्वेश्चन हमारा? दहनशील पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ या दाह्य पदार्थ क्या है? तो इसकी परिभाषा जानते हैं दोस्तों हम। जिस पदार्थ का दहन संभव है उसे दहनशील पदार्थ या दाह्य पदार्थ कहते हैं। दहनशील पदार्थ दोस्तों किसको बोलेंगे? जिस पदार्थ का दहन संभव होता है। क्या दोस्तों? जलना संभव है उसे दहनशील पदार्थ या दाह्य पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल से दोस्तों हम जानते हैं, जैसे दोस्तों सूखी लकड़ी जल सकता है, मतलब जलेगा, कोयला जलेगा, किरासन जलेगा, डीजल जलेगा, पेट्रोल जलेगा, अल्कोहल जलेगा, एलपीजी जलेगा और कागज भी जलेगा। तो इसको दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे? दहनशील पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ या दाह्य पदार्थ। जो जलता हो उसको दोस्तों, जिसका दहन संभव हो उसको हम लोग दहनशील पदार्थ कहेंगे। अब दोस्तों हम आगे देखते हैं और आगे आप जानते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। और 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि अदहनशील पदार्थ या अदाह्य पदार्थ क्या है? क्या है दोस्तों क्वेश्चन हमारा? अदहनशील पदार्थ या अदाह्य पदार्थ क्या है? तो इसका दोस्तों आंसर लिखेंगे, जिस पदार्थ का दहन संभव नहीं है उसे अदहनशील पदार्थ या अदाह्य पदार्थ कहते हैं। क्या दोस्तों किसे कहेंगे? जिस पदार्थ का दहन संभव नहीं है, मतलब दोस्तों वो जल नहीं सकता है, उसको दोस्तों हम क्या बोलेंगे? अदहनशील पदार्थ या अदाह्य पदार्थ कहेंगे। ये दोस्तों आपको हम शॉर्टकट में खींचते जा रहे हैं क्योंकि ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपसे एग्जांपल इससे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, इसलिए आपको हम समझा रहे हैं। इसको ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कोयला किस प्रकार की पदार्थ है, तो आप उसका देख सकते हैं जो दहनशील पदार्थ है, इसलिए दोस्तों इसको मैं समझा रहा हूँ, इससे आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो अदहनशील पदार्थ का हम एग्जांपल जान लेते हैं। जैसे दोस्तों जल, ये दोस्तों बुझा देता है आग को। ईंट, ये भी जलेगा ही नहीं। ये पत्थर, ये भी जलेगा ही नहीं। लोह, ये भी जलेगा नहीं, और इत्यादि। तो ये दोस्तों हमारा एग्जांपल हो गया अदहनशील पदार्थ या अदाह्य पदार्थ क्या है। अब हम नेक्स्ट जानते हैं 9 नंबर। और 9 नंबर हमारा है दहन के पोषक पदार्थ किसे कहते हैं? क्या दोस्तों क्वेश्चन हमारा? दहन के पोषक पदार्थ किसे कहते हैं? तो इसका क्वेश्चन से स्पष्ट है, वह पदार्थ जो स्वयं नहीं जलता है किंतु किसी दहनशील पदार्थ को जलने में मदद करता है उसे दहन के पोषक पदार्थ कहते हैं। तो दोस्तों दहन के पोषक पदार्थ किसे कहेंगे? जो पदार्थ स्वयं नहीं जलता है, मतलब वो खुद से नहीं जलता है, किंतु दोस्तों किसी दहनशील पदार्थ को, जो दहनशील पदार्थ है उसको जलने में मदद करता है, उसे दहन का पोषक पदार्थ कहते हैं। जैसे दोस्तों वायु या ऑक्सीजन गैस, ये दहन को जलने में मदद करता है, ये स्वयं नहीं जलता है। नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन गैस इत्यादि। यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं? तो दहन या पोषक पदार्थ का आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब हम दोस्तों 10th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 10th नंबर हम जानते हैं कि दहन के अपोषक पदार्थ क्या है। क्या दोस्तों 10th नंबर हमारा है
दहन के अपोषक पदार्थ किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर जानते हैं, वो पदार्थ जो दहन का समर्थन नहीं करता है, अर्थात किसी दहनशील पदार्थ को जलने में मदद नहीं करता है, उसे दहन का दोस्तों क्या बोलेंगे? अपोषक पदार्थ। मतलब दोस्तों वह पदार्थ जो दहन का समर्थन नहीं करता, मतलब दहन को जलने नहीं देता है आपको, अर्थात उसे दहनशील पदार्थ को जलने में मदद नहीं करता है, उसे दहन का अपोषक पदार्थ कहते हैं। जैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल इत्यादि, ये सब दोस्तों हमारा क्या हो गया? दहन का अपोषक पदार्थ। क्या दोस्तों? दहन का अपोषक पदार्थ इसको हम कहेंगे। याद आप समझना, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे जानते हैं, और आगे जानते हैं दोस्तों हमारा ज्वलन ताप क्या प्रज्वलन ताप क्या है। क्या दोस्तों आगे हमारा है 11th में क्वेश्चन, ज्वलन ताप या प्रज्वलन ताप क्या है। तो क्या क्वेश्चन हमारा ज्वलन ताप या प्रज्वलन ताप क्या है। पहले तो इसका आंसर जानते हैं। ये दोस्तों आप लोग ये सब मैं पूरी तैयारी आपके 2021 एग्जाम के लिए करा रहा हूँ। अगर आपको इसमें किसी भी तरह की और सहायता चाहिए तो मैं आपका हेल्प पूरी तरह से करूंगा, क्योंकि दोस्तों मैं ये मदद सिर्फ आप ही लोग के लिए कर रहा हूँ, इतने अच्छे से आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप लोग के लिए नोट्स तैयार कर रहा हूँ। इससे दोस्तों आप लोगों का है बहुत ज्यादा बेनिफिट। तो आप लोग हमें सपोर्ट करते रहे। तो ज्वलन ताप या प्रज्वलन ताप क्या है दोस्तों? जिस न्यूनतम ताप पर कोई दाह्य पदार्थ जलना आरंभ करता है उसे दोस्तों दाह्य पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। दोस्तों ज्वलन ताप किसे कहते हैं? जिस न्यूनतम ताप पर कोई दाह्य पदार्थ, मतलब जो पदार्थ जलना आरंभ करता है, जो उसका न्यूनतम टेम्परेचर होता है, उसको दाह्य पदार्थ का हम ज्वलन ताप प्रज्वलन ताप कहेंगे। क्या दोस्तों? ज्वलन ताप या प्रज्वलन ताप कहते हैं। जैसे एग्जांपल है दोस्तों, श्वेत या पीला फास्फोरस का ज्वलन ताप 30 डिग्री सेल्सियस होता है। आपसे दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि पीला फास्फोरस का ज्वलन ताप कितना होता है। क्या दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है? पीला फास्फोरस का ज्वलन ताप क्या होता है? तो हम उसका आंसर लिख सकते हैं, पीला फास्फोरस का ज्वलन ताप 30 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए हम 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 12th नंबर क्वेश्चन हमारा है, ईंधन फ्यूल्स क्या है, किसे कहते हैं। क्या दोस्तों 12th नंबर क्वेश्चन हमारा है ईंधन, मतलब दोस्तों ईंधन आग फ्यूल्स क्या है। तो इसका दोस्तों हम जानते हैं, जिस पदार्थ को जल को उष्मा ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा प्राप्त किया जाता है उसे ईंधन कहते हैं। किसे दोस्तों ईंधन बोलते हैं? जिस पदार्थ को जलाकर उष्मा ऊर्जा, मतलब दोस्तों उष्मा ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे ईंधन बोलते हैं। चाहे उष्मा ऊर्जा प्राप्त हो या प्रकाश ऊर्जा प्राप्त हो, इसको हम ईंधन कहते हैं। जैसे हम दोस्तों सूखी लकड़ी, हमें उसमें उष्मा प्राप्त होती है और प्रकाश भी प्राप्त होती है, कोयला से भी, कोना से भी, चारकोल से, केरोसिन से भी दोस्तों, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी से तो हम लोग को उष्मा प्राप्त होती है, और प्रकाश भी एलपीजी से दोस्तों हम लोग को उष्मा प्राप्त होती है। तो आप लोग को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अभी तक हम लोग जाने इसमें दोस्तों हम पदार्थ के पोषक तत्व में दहन क्या है, इसके आवश्यक शर्तों में हम लोगों ने सबका डिटेल से जाना कि दहनशील पदार्थ क्या है या ज्वलनशील पदार्थ क्या है। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखे दहनशील पदार्थ, उसके बाद दोस्तों हम लोग देखे दहन का पोषक पदार्थ, उसके दोस्तों हम लोग जाने दहन का अपोषक पदार्थ, उसके बाद हम लोग जाने ज्वलन ताप या प्रज्वलन ताप क्या है, उसके बाद दोस्तों हम लोग देखे ईंधन या फ्यूल्स किसे कहते हैं। अगर आप लोग को यहाँ तक में कोई भी समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप नीचे में हमें जल्दी से कमेंट कर दे। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं है तो मैं अपने क्लास को आगे बढ़ाता हूँ, और आप लोगों का अब अटेंडेंस बनाने का टाइम आ चुका है। मैं कुछ देर में आप लोगों का अटेंडेंस बनाने के लिए कहूंगा, तो आप लोग अपना अटेंडेंस बनाने के लिए आप तैयार रहेंगे। और जो भी स्टूडेंट अभी तक क्लास को ज्वाइन नहीं किए हैं आप उसे बोल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने आज जो है इसलिए ग्रुप में आप लोगों को क्वेश्चन भेज दिया कि आप लोगों का बहुत सारा मैसेज आया था और मैं कल रात में नहीं भेज पाया था, तो कल हमको दिक्कत हो जाता है और नेट तो थोड़ा स्लो काम कर रहा था, इसलिए दोस्तों मैंने सुबह में ग्रुप में ही डाल दिया और आगे से मैं ग्रुप में नहीं डालूंगा। तो इसलिए दोस्तों आप इस भ्रम में नहीं रहिए कि आप क्लास नहीं करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो इस भ्रम में आप लोग ना रहे तो ज्यादा ही अच्छा है। तो चले दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम जानते हैं ज्वाला या फ्लेम क्या है और ये कैसे बनता है, और ज्वाला में कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, प्रत्येक का सचित्र वर्णन करें, या दोस्तों ज्वाला के बनावट या संरचना का सचित्र वर्णन करें। क्या दोस्तों क्वेश्चन हमसे पूछ, ये दोस्तों आपके क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है नहीं भी पूछता है, तो हम लोग इसको जान लेते हैं। जानने में हम लोग कुछ जानता नहीं है, इसलिए हम इसको आज जान ही लेते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, ज्वाला या फ्लेम क्या है, यह कैसे बनता है, ज्वाला के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, प्रत्येक का सचित्र वर्णन करें, अथवा ज्वाला की बनावट या संरचना का सचित्र वर्णन करें। तो इसको दोस्तों हम लोग अब जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि ज्वाला क्या है। तो ज्वाला दोस्तों किसी दाह्य पदार्थ को
जलने पर हुए गैसीय क्षेत्र को ज्वाला कहते हैं। क्या किसको दोस्तों ज्वाला बोलते हैं? तो किसे बोलेंगे? किसी दाह्य पदार्थ को जलते हुए गैसीय क्षेत्र को ज्वाला कहते हैं। जब कोई दाह्य पदार्थ अपनी गैस या वाष्प की अवस्था को जलाता है तब वह ज्वाला की आपूर्ति होती है। तो ज्वाला किसे बोलते हैं दोस्तों? किसी दाह्य पदार्थ के जलने पर हुए गैसीय क्षेत्र को ज्वाला कहते हैं। जब कोई गैसीय क्षेत्र होता है उसको दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे? ज्वाला। और जब कोई दाह्य पदार्थ अपनी गैस या वाष्प की अवस्था में जलता है तब ज्वाला की आपूर्ति होती है। उसके बाद दोस्तों ज्वाला के जो है 3 क्षेत्र होते हैं। तो ज्वाला के दोस्तों कितने क्षेत्र होते हैं? आप जो क्वेश्चन को लिख रहे हैं उसका आंसर मैं आपको दे रहा हूँ। पहला दोस्तों ज्वाला क्या है, मैंने उसका आंसर दिया, किसी दाह्य पदार्थ के जलने पर हुए गैसीय क्षेत्र को ज्वाला कहते हैं। जब कोई दाह्य पदार्थ अपनी गैस या वाष्प की अवस्था में जलता है तब ज्वाला की आपूर्ति होती है। अब दोस्तों ज्वाला कैसे बनता है? तो दोस्तों ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं? दोस्तों ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। पहला केंद्रीय क्षेत्र, दूसरा दीप्त या दीप्तिमान्य क्षेत्र और तीसरा दोस्तों अदीप्त या अदीप्तिमान क्षेत्र। तो ये दोस्तों इसका 3 ज्वाला का 3 क्षेत्र हुए, केंद्रीय क्षेत्र, दीप्त या दीप्तिमान क्षेत्र और तीसरा अदीप्त या अदीप्तिमान क्षेत्र। ये दोस्तों आपसे पूछता है कभी क्वेश्चन में केंद्रीय क्षेत्र, दीप्त या दीप्तिमान क्षेत्र या अदीप्त या दीप्तिमान क्षेत्र, जिसमें से कोई आपसे पूछ सकता है। तो दोस्तों आप इस टॉपिक को अच्छे से समझे और आपको 5 मिनट में ये पूरा का पूरा टॉपिक, ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और आपको अच्छे से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप इसको पूरा एंड तक अभी क्लास को देखें। अब मैं आपसे कुछ देर में अब आपको बोलूंगा अटेंडेंस बनाने के लिए, तो आप सभी लोग तैयार रहे अपने अटेंडेंस देने के लिए। तो पहला दोस्तों क्या है? केंद्रीय क्षेत्र। क्या है दोस्तों? केंद्रीय क्षेत्र। तो केंद्रीय क्षेत्र दोस्तों किसको बोलेंगे? यह ज्वाला का बीच वाले काला रंग का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में दोस्तों ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होने से दाह्य पदार्थ के वाष्प का दहन नहीं होता है और दहन नहीं होने के कारण इस क्षेत्र को दोस्तों ऊष्मा और प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती, जिस कारण दोस्तों यह क्षेत्र क्या दिखता है? काला दिखता है और यहाँ का ताप जो दोस्तों सबसे कम होता है। दोस्तों आपसे अगर ऑब्जेक्टिव पूछा तो केंद्रीय क्षेत्र का ताप क्या होता है? तो केंद्रीय क्षेत्र का ताप दोस्तों सबसे कम होता है। फिर से दोस्तों आप इसको समझे, केंद्रीय क्षेत्र यह ज्वाला का बीच वाले काला रंग का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में दोस्तों ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होने से दाह्य पदार्थ के वाष्प का दहन नहीं होता है और दहन नहीं होने से इस क्षेत्र में दोस्तों ऊष्मा और प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती है, जिस कारण यह क्षेत्र काला दिखता है और यहाँ ताप सबसे कम होता है। दोस्तों आपसे यहाँ 2 ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। पहला दोस्तों केंद्रीय क्षेत्र का रंग कैसा होता है? तो केंद्रीय क्षेत्र का रंग दोस्तों काला होता है। उसके दोस्तों पूछ सकता है कि कहाँ का ताप सबसे कम होता है? तो केंद्रीय क्षेत्र का ताप जो है दोस्तों सबसे कम होता है। तो ये आपको केंद्रीय क्षेत्र आप लोग समझ गए। मैं इसको लास्ट में फिगर से डिस्कस करने वाला हूं, तो आप लोग फिगर भी बना लेंगे। तो पहले मैंने केंद्रीय क्षेत्र देखा। अब दूसरा इसका क्या है? दूसरा है दीप्त क्षेत्र। क्या दोस्तों? दीप्त या दीप्तिमान क्षेत्र। तो हम दीप्त क्षेत्र लिखे, आप लोग दीप्तिमान क्षेत्र भी लिख सकते हैं। इसकी परिभाषा जानते हैं, यह काला क्षेत्र का ठीक बाहर वाले पीले रंग का चमकीला क्षेत्र होता है। दोस्तों दीप्त या दीप्तिमान क्षेत्र क्या होता है? जो दोस्तों इसका केंद्रीय क्षेत्र होता है उसके ठीक बाहर वाले पीले रंग का क्षेत्र होता है। दीप्त क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र दोस्तों काला रंग का दिखता है, लेकिन दीप्त क्षेत्र जो है पीले रंग का जो है चमकीला क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में दोस्तों ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति होती है। कैसी दोस्तों? इस क्षेत्र में ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति होने से दाह्य पदार्थ के वाष्प का अपूर्ण दहन होता है और कार्बन के कण उत्पन्न होते हैं। कैसा दोस्तों? कार्बन के कण उत्पन्न होते हैं। ये कार्बन के कण गर्म होकर पीले रंग में चमकते हैं। दोस्तों कार्बन के कण गर्म होकर कैसे चमकते हैं? पीले रंग के चमकते हैं। तो दोस्तों इसको हम बोलेंगे दीप्त क्षेत्र। दीप्त क्षेत्र पीले रंग का दिखता है। इसमें दोस्तों ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति होती है और दाह्य पदार्थ का वाष्प का अपूर्ण, पूरा नहीं दोस्तों, आधा दहन होता है और कार्बन के कण उत्पन्न होने के कारण ये क्षेत्र जो है दोस्तों गर्म होकर पीले रंग का दिखता है। इसको दोस्तों फिगर से डिस्कस करने वाले हैं तीनों क्षेत्र को। अब दोस्तों इसका लास्ट क्षेत्र है अदीप्त क्षेत्र या अदीप्तिमान क्षेत्र। अदीप्त क्षेत्र या अदीप्तिमान क्षेत्र ये दोस्तों सबसे बाहर वाला क्षेत्र होता है। मतलब दोस्तों ये ज्वाला का सबसे बाहर वाला क्षेत्र होता है जिसको हम लोग देखते हैं। और यहाँ दोस्तों ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होती है। कैसे दोस्तों? यहाँ ऑक्सीजन की पर्याप्त दोस्तों पूरी तरह से आपूर्ति होती है और दाह्य पदार्थ के वाष्प का दोस्तों पूर्ण दहन हो जाता है। कैसा दोस्तों? दाह्य पदार्थ का जो दोस्तों वाष्प है उसका जो है पूर्ण दहन होता है। तो अदीप्त क्षेत्र किसे बोलते हैं? यह ज्वाला का सबसे बाहरी क्षेत्र और यहाँ ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होने के कारण ये वाष्प का पूर्ण दहन होता है। तो आपसे यहाँ दोस्तों इस ज्वाला क्या है, इससे 3 ऑब्जेक्टिव, 4 से दोस्तों कम से कम 5 ऑब्जेक्टिव आपसे बन रहा है। पहला दोस्तों केंद्रीय क्षेत्र का बाहर वाला रंग जो है मतलब केंद्रीय क्षेत्र काले रंग का दिखता है और यहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होती है।
और यहाँ का ताप जो है दोस्तों सबसे कम होता है। दीप क्षेत्र में दोस्तों ये पीले रंग का होता है और यहाँ ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति होती है और यहाँ कार्बन का अपूर्ण दहन होता है और कार्बन के कारण यहाँ यह गर्म होकर पीले रंग देखता है। और दीप क्षेत्र ये ज्वाला का सबसे बाहरी क्षेत्र और यहाँ ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होती है। आप लोग को ये तीनों समझ लिया, अब हम फिगर से इसको अब समझते हैं। और यहाँ का ताप जो है दोस्तों सबसे अधिक होता है और दीप क्षेत्र का ताप जो है सबसे अधिक होता है। अब देखते हैं दोस्तों मोमबत्ती का ज्वाला का क्षेत्र जानते हैं। ये दोस्तों मोमबत्ती हुआ, मोमबत्ती से हम जानते हैं केंद्रीय क्षेत्र क्या हो गया। तो दोस्तों सबसे गर्म भाग, सबसे कम गर्म भाग ये दोस्तों हमारा केंद्रीय क्षेत्र हुआ। ये दोस्तों हमारा काला रंग का दिखता है, ये दोस्तों सबसे कम क्षेत्र हुआ। इसके दोस्तों ये आंशिक दहन होता है, यहाँ पर ये आंशिक दहन क्षेत्र, यहाँ पूर्ण दहन नहीं होता, इसको दोस्तों हम बोलेंगे दीप क्षेत्र। और ये दोस्तों हमारा ये जो भाग है ये वाला, इसको हम कलर से आपको दिखाते हैं। ये जो दोस्तों हमारा भाग है ये वाला, ये दोस्तों पूर्ण दहन वाला क्षेत्र है। इसको दोस्तों पूर्ण दहन, जिसको दोस्तों अदीप्त या अदीप्तिमान क्षेत्र बोलेंगे। इसको ये दोस्तों पूरा दहन इसमें नहीं होता, इसको तो बोलेंगे हम दीप्त या दीप्तिमान क्षेत्र। यहाँ दोस्तों आंशिक दहन वाला मध्य भाग होता है, यहाँ आंशिक दहन होता है, इसको दोस्तों बोलेंगे दीप्त या अदीप्तिमान क्षेत्र। और दोस्तों ये सबसे कम भाग होता है, इसको दोस्तों हम बोलेंगे केंद्रीय क्षेत्र। ये दोस्तों हमारा केंद्रीय क्षेत्र हुआ। ये दोस्तों सबसे कम गर्म होता है और ये केंद्रीय क्षेत्र इसका होता है। ये दोस्तों दीप्तिमान क्षेत्र होता है और ये दोस्तों अदीप्तिमान क्षेत्र होता है। दोस्तों ये क्षेत्र जो है हमारा सबसे ज्यादा गर्म होता है, ये कम गर्म होता है और दोस्तों यहाँ का जो ताप है इस क्षेत्र का सबसे कम होता है। तो ये दोस्तों मोमबत्ती का ज्वाला का क्षेत्र हुआ। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यही रखते हैं और मेरे आशा से आप लोगों को ज्वाला अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसलिए दोस्तों मैंने आपको फिगर से भी समझा दिया है। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। और आप लोग दोस्तों अपना अपना भी अटेंडेंस बनाए कि किन किन लोगों ने अभी तक क्लास देखा। मैं 1 मिनट का आप लोग का क्या इंतजार करता हूँ। जो जो अभी इस लेक्चर को देख रहे हैं वो अपना नाम के साथ जल्दी से कमेंट करें। और दोस्तों मैं उसको 10 बजे के लमसम में आपको पीडीएफ प्रदान कर दूंगा। अभी से दोस्तों 1 घंटा के बाद मैं आपको पीडीएफ देने की कृपा करूंगा। अगर आप लोग अभी जो जो अटेंडेंस बनाएंगे मैं उन्हीं को पीडीएफ दूंगा और जो जो अटेंडेंस नहीं बनाएंगे मैं उसे पीडीएफ नहीं दूंगा। तो चलिए दोस्तों आप लोग अटेंडेंस बनाए, तब तक हम डिस्कस करते हैं कि हम लोग कल की क्लास में क्या सब जानेंगे। तो कल के क्लास में दोस्तों हम जानेंगे ऑक्सीकारक या उपचयक अभिक्रिया, जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीकारक या उपचयक अभिक्रिया या अपकारक या उपचयक अभिक्रिया, दोनों में से एक क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो ये दोनों क्वेश्चन के ज्वाइन करने के लिए आप लोग कल की क्लास को हमारे अवश्य ज्वाइन करें। ये दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इसलिए दोस्तों मेरे क्लास कल के क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और कल इस चैप्टर का इन भी हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों कल का क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपके कोई भी दोस्त आज की क्लास में उपस्थित नहीं है तो आप उसे बोल सकते हैं कि कल के क्लास वो अवश्य ज्वाइन करे, क्योंकि दोनों में से एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही वीवीआई है। उसके बाद दोस्तों हम लोग जानेंगे एलपीजी क्या है, उसके बाद जानेंगे रासायनिक समीकरण के दोष क्या है। कल हम टोटल 4-5 क्वेश्चन कल हम लोग देखने वाले हैं। तो कल के क्लास में मिलते हैं फिर। और अगर यहाँ तक में किसी को कुछ पूछना है तो वो हमें मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल फिर एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय।